बस कुछ मत पूछो, धुआंधार काम चल रहा है। जैसे आज मोदी का विकास चल रहा है, धुआंधार विकास चल रहा है। बोला ये कब तक पूरा हो जाएगा? बोला साहब बस डेट नहीं बता सकता कब तक पूरा हो जाएगा, काम धुआंधार चल रहा। पहले ये बताइए वो कौन महामूर्ख है जो कहता है कि किसान की आय दुगनी हो गई? उसे हमारे सामने लेके आओ। नहीं, सरकार के भारत तो बांग्लादेश के साथ खड़ा था, इसका मतलब तुम पाकिस्तान के समर्थन में आंदोलन कर रहे थे, यही तो होगा। सवाल होता है गरीबी की रेखा पर, और ये जवाब देते हैं रेखा की गरीबी पर। एक होता है भौंकने वाला, एक होता है काटने वाला। तो ये वो लोग हैं, भौंकते ज़्यादा हैं। नमस्कार, मैं जयप्रकाश और आप देख रहे हैं अखाड़ा न्यूज। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए हरेंद्र ताऊ हैं। हरेंद्र ताऊ को आप लोगों ने किसान आंदोलन में कहीं ना कहीं किसी न किसी चैनल पर देखा है, और वो किसानों की आवाज़ और सरकार को एक अपने अलग अंदाज से घेरा करते हैं और अपनी बात को अलग ढंग से कहने में मशहूर हैं। तो आइए आज हम किसानों के मुद्दे पर हरेंद्र ताऊ से बात करते हैं। तो हरेंद्र ताऊ, आपका अखाड़ा न्यूज़ पे बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपका और आपके दर्शकों को ताऊ का राम राम। तो हरेंद्र ताऊ, ये बताइए कि 2 दिन पहले दिल्ली में जो महापंचायत हुई उसमें आप गए? हाँ, मैं था। तो उसमें क्या मुद्दे थे? उसमें मुद्दे यही थे कि एमएसपी पे गारंटी का कानून बने और स्वामीनाथन रिपोर्ट संपूर्ण रूप से धरातल पर लागू हो। जो किसान आंदोलन जो 13 महीने चला था, उसमें जो किसानों पर मुकदमे दर्ज हुए थे, उस दौरान के वे मुकदमे वापस हों, जो सरकार ने हमें लिखित में वादा किया गया था। और जो 750 के करीब किसान शहीद हुए थे, उनके परिवार को उनका कंपनसेशन मिले। और जो वर्तमान के मुद्दे हैं, जैसे बच्चों के लिए अग्निपथ है वो वापस हो, महंगाई है, बेरोज़गारी है, जो सरकार प्रधानमंत्री ने कहा था कि 2022 में किसान की आय दुगनी हो जाएगी, तो किसान की आय तो आधी हो गई, और जो किसान के फर्टिलाइज़र्स हैं, बीज हैं, खाद हैं या दवाइयाँ हैं, वो डबल हो गई। और जैसे अभी एक प्राकृतिक आपदा आ गई कि पूरे देश के अंदर जगह जगह ये बारिश और ओला हुआ है, तो इससे किसानों की फसल बर्बाद हो गई। तो उन्हें सरकार जल्दी से जल्दी उसका वो करके उनको मुआवजा दे। नहीं ताऊ, ये बताइए, जैसे आप एक नई मांगों को और बढ़ा लेते हैं, जबकि सरकार कहती है कि हमने किसानों की आय दोगुनी कर दी। फिर आप लोग, सरकार कहती है हम लोगों को परेशान करने चले आते हैं कि ये किसानों को गुमराह कर रहे हैं, जबकि हम किसानों के हित में काम कर रहे हैं। तो आप सरकार को क्यों परेशान करते हैं बार बार? पहले ये बताइए वो कौन महामूर्ख है जो कहता है कि किसान की आय दुगनी हो गई? उसे हमारे सामने लेके आओ। नहीं, सरकार के सारे नेता कहते हैं कि किसानों की आय हमने दोगुनी कर दी। अच्छा देखिए, ये झूठिस्तान के बादशाह इस टाइम मोदी बैठे हुए हैं और ये उसके वजीर हैं, गुलाम हैं। तो जो बादशाह कहता है वही गुलाम बोलेंगे, ये तो गुलाम लोग हैं। अब जैसे आपने अग्निवीर की बात कही, तो अग्निवीर पे सरकार कहती है कि हमने युवाओं के बहुत हितों के हित में फैसला लिया है। इसमें क्या हित होगा? 4 साल के बाद वो बच्चा घर आ जाएगा। नहीं, उनका मानना है कि 25% का वो उसमें हमने आरक्षण दिया हुआ है कि वो 25% के बाद परमानेंट हो जाएगा। 25% चले जाएंगे, 75% क्या करेंगे? अभी उत्तर प्रदेश से हैं हरेंद्र ताऊ आप भी, तो उत्तर प्रदेश में बुलडोजर ट्रेंड चल रहा है। तो जो आवाज़ उठाता है उसको यहाँ आरोप लगाया जा रहा है कि सरकार बुलडोजर से उसके मकान ढहा देती है। तो आपको बुलडोजर से डर नहीं लगता? क्या ढाएंगे, क्या ढाएंगे? अरे बुलडोजर है जो, तो आप अगर इतनी बुरी तरह सरकार के खिलाफ बोलेंगे तो अब शायद आपका भी मकान ढह जाए। देखिए, सच बोलना अगर गुनाह है तो ये गुनाह तो मैं जब तक रहूँगा, जीऊँगा, तब तक बोलता रहूँगा। दूसरी चीज़, अपराध थोड़ा ही किया है, अपने अधिकारों के लिए लड़ना ये तो भारतीय संविधान में लिखा है। शांतिपूर्वक आंदोलन करना ये तो भारतीय संविधान ने मुझे अधिकार दिया आर्टिकल 19 के तहत। तो इसमें कहाँ है? और रहा बुलडोजर की बात, हिंदुस्तान में मकान नहीं, चला लो बाबा बुलडोजर जहाँ चलाए। अगर बाबा में हिम्मत है तो टॉप 10 और टॉप 100 अपराधियों की लिस्ट जारी करा देना और फिर चलाओ बुलडोजर उन पे। नहीं, बाबा तो कह ही रहे हैं कि हमने ये अपराधियों की टॉप 10 की सूची जारी कराई है, उसके तहत अपराधियों पे बुलडोजर चल रहा है।
टॉप 10 की सूची अगर आप नहीं ना जारी की हो, कराओ ना, हम तो मांग रहे हैं ना, दो ना। टॉप 10 और टॉप 100 उत्तर प्रदेश के 100 सबसे बड़े अपराधियों की सूची जारी कर दो। नहीं, 10 की तो उन्होंने कर दी है। नहीं उन्हीं है, नहीं है, वो कह रहे हैं सरकार के लोग कह रहे हैं। नहीं, देखिए एक चीज़ होती है, एक होता है भौंकने वाला, एक होता है काटने वाला। तो ये वो लोग हैं, भौंकते ज़्यादा हैं, पर प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। जब आपके पास प्रमाण दिखाओ ना, किसी चैनल ने दिखाया हो, किसी अखबार में छपा हो। अब इन्होंने एक प्रवक्ता बना रखे अपने। ये प्रवक्ता कैसे हैं? जिस तरह भट्टे का मुंशी होता है, उसका मालिक उसे सुबह एक कागज़ दे देता है और वो जो है भट्टे पर वही काम कराता है। उसी तरह ये भट्टे के मुंशी हैं, प्रवक्ता जो हैं, इनकी बगल में सुबह एक कागज़ दे देता है, ये बगल में कागज़ दबा देगा और जाके चैनल पर बैठ जाते हैं। और जो उस कागज़ में लिखा होता है, सवाल होता है गरीबी की रेखा पर, और ये जवाब देते हैं रेखा की गरीबी पर। तो जो उस कागज़ में लिखा उसके अलावा ये बोल नहीं सकते। तो ये तो वे लोग हैं, इन पे क्या विश्वास करें? सरकार जारी करती है, उसे सरकार जारी करके दिखाए ना। हिम्मत है एनीबॉडी भारत की किसी भी सरकार में। ये नहीं है कोई मैं एक पार्टी की बात कर रहा हूँ, मुझे पार्टी बेसिस से कोई मतलब नहीं है। कल उत्तर प्रदेश में सरकार बदले, किसी दूसरे की सरकार बने, और अगर वो किसानों, मजदूरों, युवाओं के, महिलाओं के खिलाफ कोई गलत निर्णय लेती है, हमारा रवैया उसके प्रति भी यही रहेगा जो आज है। तो आप किसानों को क्या संदेश देना चाहते हैं इस अपनी लड़ाई के ऊपर? इसमें तो किसानों से एक ही संदेश है, सबसे एक ही अनुरोध है। सरकार आपको तोड़ना चाहेगी, आपके अंदर फूट डालना चाहेगी, उससे बचें। एकता बनाएं, सब जगह जागरूकता पैदा करें, और एक देश में सॉरी एक बड़े आंदोलन की तरफ देश जा रहा है। एक बड़े आंदोलन का आगाज़ कभी भी हो सकता है, तैयारी रखें, और उस आंदोलन से ही देश को बचाया जा सकता है। और ये आंदोलन जो अब होगा, ये जो 13 महीने आंदोलन हुआ है उससे भी बड़ा आंदोलन होगा। तो क्या ये मान लिया जाए कि 13 महीने आंदोलन करने के बाद आप लोग जो 3 कृषि कानून थे उनको वापस कर पाए, तो क्या आप दोबारा जो आंदोलन है उससे आप जो मांगे हैं वो अपनी मनवा पाएंगे? सरकार को क्या घुटनों पर ला पाएंगे? और क्या कर सकते हैं? हमारे पास और चारा क्या है? देश की जनता के पास और क्या हथियार है? आंदोलन सबसे बड़ा हथियार है। इससे बड़ा हथियार किसी के पास नहीं है। शांतिपूर्वक आंदोलन करो, जहां आंदोलन हो वहां जाइए, बैठो, वहाँ रहो। अगर कुछ दिन आप रहो, आपको काम है, आप जाइए, गांव से दूसरा जत्था आ जाएगा, उसे यहाँ बैठाइए, आप चले जाइए, वो काम करे। हमें खेती भी करनी है, हमें आंदोलन भी करना है। तो एक बड़ा आंदोलन की तैयारी चल रही है, निगाह बना के रखें, कभी भी बुलावा आ सकता है। उस बड़े आंदोलन, ये आंदोलन जो इस बार होगा वो किसान, मजदूर, युवा। तो ताऊ, जैसे आपने अभी कहा कि ये किसानों का, मजदूरों का और कई वर्गों का आंदोलन होने वाला है, लेकिन एक बात बताइए, जो आपका आंदोलन है ये अगर देखा जाए तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश ही सीमित रह जाता है, जबकि उत्तर प्रदेश तो काफ़ी लंबा है और किसान पूरे उत्तर प्रदेश में है। तो आप किसानों को इकट्ठा नहीं यहाँ दिल्ली तक ला पाते हैं, तो आप और वर्गों की बात कैसे? देखिए, जब भी कोई आंदोलन होता है उसमें सब लोग नहीं आते, सब लोग नहीं आ पाते। पश्चिम के नज़दीक है, जो पूरब की तरफ का किसान है वो आर्थिक रूप से बहुत कमज़ोर है। जब दूर पड़ता है, उधर सरकार दबाती है, उन लोगों को धमकाती है। अगर हम उधर कोई महापंचायत करते हैं या कोई प्रोग्राम करते हैं तो वो लोग सब आते हैं, ऐसा नहीं होता। देखिए, आंदोलन में 3 तरह के लोग जुड़ते हैं। एक शारीरिक रूप से लोग जुड़ते हैं, एक मानसिक रूप से लोग जुड़ते हैं, एक आर्थिक रूप से लोग जुड़ते हैं, तब आंदोलन सफल होता है। मेरे पास शरीर है तो मैं आंदोलन में खड़ा हूँ। आप मन से सपोर्ट कर रहे हैं कि भाई ये आंदोलन सफल होना चाहिए, तो आप भी जुड़ गए। उस भाई के पास पैसा है लेकिन वो आ नहीं सकता, कारणवश है, तो वो आर्थिक रूप से मदद कर देता है, कुछ खाने की चीज़ भेज देता है, कुछ चीज़ भेज देता है, ये भेज देता है। तो इन्हीं से ही ये आंदोलन चलते हैं।
दूसरी चीज़ है, जब देश की आज़ादी का लड़ाई पूरा भारत अंग्रेजों से लड़ रहा था, उस समय आपको पता है भारत के कितने लोग जुड़े थे उसमें? 0.05% लोग उस आंदोलन में थे। तो ऐसे ही जुड़ता है हर लोग थोड़ा। ये खेती भी करनी है, अगर खेती नहीं करेंगे तो देश की जनता भूखी मर जाएगी। तो हम इतने वो नहीं है कि अपनी जनता को भूखी मार दें। अभी जैसे प्रधानमंत्री ने पिछले दिनों कहा कि ये आंदोलनजीवी लोग हैं, इनको आंदोलन या कुछ ना कुछ करते रहने की आदत है कि अगर ये आंदोलन नहीं करेंगे तो इनको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी। तो ये जैसे बिल्कुल खाली लोग हैं, तो इनको आंदोलन करने की आदत सी पड़ गई है। इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, हिंदुस्तान का कोई भी व्यक्ति, कोई भी, कहने के लिए तो मैं भी स्वतंत्र हूँ, आप भी स्वतंत्र हैं। देश के प्रधानमंत्री को ये शोभा नहीं देता वो व्यक्ति जो झूठ बोलता है और कहता है कि बांग्लादेश की आज़ादी के लिए मैंने भी आंदोलन किया था। ये देश का प्रधानमंत्री मोदी बोलता है। भाई, तूने किसके लिए आंदोलन किया था? भारत तो बांग्लादेश के साथ खड़ा था, इसका मतलब तुम पाकिस्तान के समर्थन में आंदोलन कर रहे थे। यही तो होगा। जब मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं तो मुझे आंदोलन करने की क्या जरूरत है? तो आंदोलन से इस देश को आज़ादी मिली थी, आंदोलन करके ही, क्योंकि हमारे पुरखे आंदोलनजीवी थे, आंदोलन किया है तभी तो हमारा देश की आज़ादी। नहीं, लेकिन आज जो मौजूदा सरकार है वो नहीं एक्सेप्ट कर पा रही है। वो कह रही है कि ये व्यर्थ कर रहे हैं, हम तो जैसे उस टाइम सरकारों ने जनता के हित में नहीं किया, हम तो हित में ही कर रहे हैं। इन लोगों का व्यर्थ है आंदोलन करना। देश का प्रधानमंत्री लाल किले से खड़ा होकर के बोलता है 2017 में कि मैं प्रण लेता हूं, ये मेरा संकल्प है कि आज़ादी का अमृत महोत्सव होगा, 2022 होगा और किसान की आय दुगनी हो जाएगी। तो शायद आज़ादी का अमृत महोत्सव अभी नहीं आया, 2022 अभी ख़त्म नहीं हुआ, इसलिए किसान की आय दुगनी नहीं हुई। तो क्या कहोगे? 2022 होगा, आज़ादी का अमृत महोत्सव होगा, मैं संकल्प लेता हूँ, मैं प्रण लेता हूँ कि भारत के हर परिवार के सर पर छत होगी, और छत भी ऐसी नहीं होगी कांग्रेस वाली, पक्की छत होगी, उसमें नल होगा, नल में जल होगा, बिजली कनेक्शन होगा, एलईडी बल्ब होगा। कहाँ होगा? नहीं, तो प्रधानमंत्री तो अभी भी कह रहे हैं कि हमने बिजली घर घर पहुंचा दी और पानी और नल हम 24 तक 25 तक घर घर पहुंचा देंगे। लगभग 70% काम पूरा हो गया है। कैसे मान लें? कैसे मान लें? नहीं, वो तो कह रहे हैं इस चीज़ को। यार, वो कह रहा है तो मान लो। जो मैं बता रहा हूँ ये किसने कहा है? ये कोई ट्रंप तो आया नहीं था यहाँ कहने के लिए लाल किले पे। किसने कहे? मोदी ने। 2022 अभी ख़त्म हो गया या नहीं हुआ? हो गया। तो क्या किसान की आय दुगनी हुई? क्या हर व्यक्ति को छत मिली? जिस देश का राजा अनपढ़ होगा वो, हाँ, ऐसा ही होगा। देश का राजा हमेशा पढ़ा लिखा होना चाहिए। क्योंकि एक बार हुआ था, एक किस्सा है 1 मिनट का, कि अकबर ने बीरबल से कहा कि बीरबल, हवा में एक महल बनाओ, क्योंकि बीरबल उसका वजीर था। बीरबल बोला, साहब हवा में महल कैसे बनेगा? बोला, हवा में महल बनाओ वरना तुम्हारा गर्दन काट दी जाएगी। अब बीरबल बहुत चालाक था, चला गया। उसने एक तोता पाला और तोते को पढ़ाया कि जब भी राजा की शक्ल का आदमी यहाँ से निकले, बस तुम्हें ये कहना है, चल ईंट, चल गारा, चल सीमेंट, चल रोड़ी, चल बदरपुर, बस यही कहना। तो राजा जब वहाँ से निकला तो उसने कह दिया, चल गारा, चल सीमेंट, चल ईंट, चल रोड़ी। राजा वो बोला, वजीर ये बीरबल ये क्या है कि पक्षी भी ऐसे कह रहे हैं? बोला, साहब बस कुछ मत पूछो, धुआंधार काम चल रहा है। जैसे आज मोदी का विकास चल रहा है, धुआंधार विकास चल रहा है। बोला, ये कब तक पूरा हो जाएगा? बोला, साहब बस डेट नहीं बता सकता कब तक पूरा हो जाएगा, काम धुआंधार चल रहा।
तो ऐसे ही मोदी का विकास धमाधम चल रहा। किसी से भी नेता से बीजेपी के से पूछ लियो कि भारत का विकास हो रहा है, विदेशों में डंका बज रहा, किस बात का बज रहा ये नहीं पता। नहीं, वो तो आप लोगों को दिख नहीं रहा है, वो कह रहे हैं विकास तो चल रहा है, वो तो हाँ, बिल्कुल ऐसे ही तो चल रहा है जैसा बीरबल का हवा में महल बन रहा था। बताओ ना, अगर जिस तरीके से ये कोरोना काल आया, अगर पिछली सरकारें ये एम्स वगैरह ना बना के जाती, सरकारी हॉस्पिटल ना बनाती, तो बताओ तुम कहाँ इलाज कराते? बताओ। नहीं, वो तो कह रहे हैं हमने जिले जिले में मेडिकल कॉलेज बनवा दिए। कहाँ है भाई? बताओ तो सही, कोई एक मेडिकल कॉलेज बताओ तो। देखिए, मैं कहूँगा कि मैंने ये कर दिया वो कर दिया, है कहाँ? वो जिले जिले में मेडिकल कॉलेज जो वो बता रहे हैं, वो बीरबल का वो हवा महल है। दिखते नहीं है, वो दिखेंगे नहीं, बन रहे हैं, धुआंधार काम चल रहा। कहाँ चल रहा बस पता नहीं। तो हरेंद्र ताऊ, अब जैसे अभी 1 2 3 दिन में मौसम ने बहुत भारी किसानों पर वो डाली है कि ओलावृष्टि हुई है काफ़ी ज़िलों में और किसानों का बहुत भारी लॉस हुआ है, तो इस पर आप सरकार से क्या मांग करती हैं? देखिए, सरकार की ये जिम्मेवारी होती है कि जो फसल बीमा योजना थी वो है नहीं, तो अब सरकार को तुरंत इसका सर्वे करा करके और जो नुकसान हुआ है किसान का, उसका तुरंत भरपाई करके रूप में उन्हें मुआवजा दिया जाए, तो किसान बचेगा। वरना किसान तो पहले ही मर रहा था, अब और मर गया। ये बहुत भारी नुकसान है। इससे किसान उभरना बड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि फसल एकदम पकी खड़ी है, सब तहस नहस हो गई। तो इससे किसान को बहुत, भाई गेहूं का, सरसों का, आलू का, अलग अलग फसल जो खड़ी थी, क्योंकि अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग तरह की फसल बोती हैं, सब नुकसान हो गया। तो इससे बहुत भारी नुकसान है। अभी मैंने एक वीडियो देखी थी, हरियाणा का एक किसान, उसने, एक आदमी था, उसने किसी की ज़मीन उस पे ले रखी थी, बटाई पे या लगान पे, और सारी फसल बर्बाद होगी, वो रो रहा था। तो ये किसान का दुर्भाग्य है। किसान को 3 चीज़ बहुत ज़रूरी मारती हैं। पहला, किसान को कर्जा मारता है। दूसरा, किसान को आपदा मारती है और भाव मिलता नहीं उसे। और तीसरा, सरकार मारती है। कैसे बचेगा किसान? दोस्तों, तो ये थे हमारे साथ हरेंद्र ताऊ। इनने अपनी बात बहुत बेबाकी से रखी और बहुत अलग अंदाज में रखी। तो साथियों, आप देखते रहिए अखाड़ा न्यूज़। धन्यवाद।